नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इन तस्वीरों पर जिस महिला के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर हाथ फेर रहे हैं, वो महिला कोई आम महिला नहीं है। वो बायोकॉन कंपनी की मालकिन किरण मजुमदार शॉ है और इन्हीं से कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार भी बड़े प्यार से मिल रहे हैं। और जो वो दिख रहा है इस तस्वीर में, जो वो राय दे रही हैं, जो वो सुझाव दे रही हैं, DK शिव कुमार बड़ी नरमी से और बड़े आराम से वो सारे सुझाव सुन रही है। दरअसल आपको मालूम है, किरण शॉ पिछले 1 महीने से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के पीछे पड़ी हुई थी। सोशल मीडिया पर खूब लिख रही थी कि बेंगलुरु में रोड की हालत ऐसी है, कांग्रेस सरकार विकास नहीं करती है। मैं देख रहा हूँ सामने क्या क्या लिखा है उन्होंने, विदेशी निवेशकों को दिक्कत होती है, ये सब चीज़ें वो लिख रही थी। हालांकि उनसे लोगों ने सवाल पूछा कि जब आप बेंगलुरु की सड़कों की या उसकी बात करती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आपको मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ ये शहर क्यों नहीं दिखाई देते? लेकिन उसके बावजूद वो लिखती रही और यूँ लग रहा था एक टाइम पे आके कि ये भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है जिस पर बहुत से लोग इस देश में चले हैं, कि यानी कि एक बीजेपी की एक टूल बन के रह गई हैं। मोदी जी का गुणगान, मोदी सरकार के गुणगान में और विपक्षी सरकारों को नीचा दिखाने की एक टूल बन के रह गई हैं। लेकिन देखिए कांग्रेस की खूबसूरती, दरअसल इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कांग्रेस की खूबसूरती, कि कांग्रेस में लोकतंत्र किस तरह से हावी है और कितनी लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस ने यानी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने, DK शिव कुमार ने किरण शॉ को मिलने के लिए बुलाया और बाकायदा उनकी शिकायतें जो थी वो सुनी, उन शिकायतों पर अमल करने का आश्वासन भी दिया और आशीर्वाद भी दिया। ये कांग्रेस का लोकतंत्र है। सोचिए, अगर यही कांग्रेस की जगह कहीं किसी बीजेपी की सरकार के खिलाफ किरण शॉ ने ये सब लिखा होता तो क्या आशीर्वाद मिलता, या इनकी कंपनीज, इनके दफ्तर, इनके घरों पर CBI, ED, इनकम टैक्स, ये सब चीज़ें नहीं पहुंची होती। इन एजेंसियों की कितनी दस्तक हो चुकी होती, सोच सकते हैं आप। लेकिन ये कांग्रेस है जो बुलाती है, आशीर्वाद देती है और सारी उनके जो गिले शिकवे हैं वो दूर करती है। अब आइए दूसरा चेहरा। दूसरा चेहरा भी यहीं का है, कर्नाटक का। ये हैं सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के चेयरमैन। ये वही नारायण मूर्ति हैं जो पिछले कई दिनों से इस देश को 70 घंटे हफ्ते में काम करने का वो दे रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं कि कम से कम आपको 70 घंटे काम करना चाहिए युवाओं को। इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने कर्नाटक सरकार जो जातीय जनगणना करवा रही है या आर्थिक सर्वेक्षण करवा रही है, उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया, जाति सर्वेक्षण में, ये कहते हुए कि हम किसी पिछड़ा वर्ग से नहीं हैं। ठीक है, कानूनन ये उनका हक है, वो चाहे तो हिस्सा लें चाहे ना लें। लेकिन कर्नाटक सरकार का मकसद क्या है ये जाने बगैर इन्होंने सिर्फ इसलिए मना कर दिया कि कांग्रेस सरकार करा रही है और जातिगत जनगणना राहुल गांधी का एक मेजर मुद्दा है जो मोदी सरकार के खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं। और मोदी जी जो है वो जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा नहीं मानते, हालांकि कह दिया है कि करेंगे वो। और सुधा मूर्ति राज्यसभा के भी सदस्य हैं, मौजूदा सरकार ने ही उन्हें भेजा है। और नारायण मूर्ति तो मैंने आपको कहा ही है कि किस तरह से सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं, इसलिए इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा हमारी कोई जाति नहीं, हम किसी पिछड़ा वर्ग से नहीं आते। जबकि जो ये परफॉर्मा भर के सरकार ने, इसका मकसद ये था सरकार का, जो देखिए भास्कर की खबर भी कहती है कि सरकार का मकसद बेसिकली ये था कि बिहार वहाँ जानना चाहती कि किस जाति के कितने लोग हैं और उन्हें कितनी स्कीम मिलती है या आर्थिक हालात कैसी है, ताकि एक पूरा खाका, जो राहुल गांधी बोलते भी हैं, जो राहुल गांधी का सपना है कि एक एक्सरे हो जाए कि हमारी सोसाइटी में किस जाति के कितने लोग हैं और किस स्कीम का फ़ायदा किन को मिल रहा है, किन को नहीं मिल रहा,
क्या उनकी आर्थिक हालत है, ये सब जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही एक मेजर प्लान बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ओबीसी है, ओबीसी को दे दिया जी 20% आरक्षण दे दिया, एससी को इतना दिया। ओबीसी के अंदर देखना पड़ेगा कि किस जाति को कितने आरक्षण की ज़रूरत है और कितना मिल रहा है। अब जैसे ओबीसी में जैसे नारायण मूर्ति है, बैकवर्ड क्लास में नहीं भरा इन्होंने, लेकिन क्या इन्हें आरक्षण की ज़रूरत है? नहीं ना। तो ये सब चीज़ों को छांटने के लिए सर्वेक्षण होना ज़रूरी है। जैसे दलित हैं, दलित में महादलित हैं, उनको कितनी ज़रूरत है, कुछ अच्छे दलित हैं जो मतलब आर्थिक रूप से थोड़े से संपन्न हैं, उन्हें कितना ज़रूरत है, ये सब जानने के लिए बेहद ज़रूरी है ना। अब जैसे स्वर्णों में हो गया, स्वर्णों में ऐसा थोड़ी कि सारे स्वर्ण जो है वो अमीर हैं। बहुत से स्वर्ण ऐसे हैं जिनके पास घर के लिए भी पैसा नहीं है, जो मकान भी नहीं बना पाते, उन्हें क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए पता होना ज़रूरी है ना। वो मकसद था, लेकिन इन्होंने भाई साहब दोनों ने मना कर दिया। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि ये वो जो है वो कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस का लचीलापन है, कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है। तो कांग्रेस ने कहा कोई बात नहीं, ये आपकी इच्छा है, आप करना चाहें या ना करना चाहें आप खुद देख लीजिए। सवाल ये उठता है कि ये कांग्रेस का रूप है, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस यही चीज़ है, कांग्रेस की ये पहचान है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति आज जिस पोजीशन में है नहीं होते, तो क्या ये तब भी इतना दम रखते थे कि इस कास्ट सर्वेक्षण में हिस्सा लेने से मना कर सकते? नहीं कर सकते थे ना। किरण मजूमदार शाह क्या महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जाकर यही चीज़ कर सकती हैं, ऐसे ही खुल के बोल सकती हैं जैसी कर्नाटक में बोल रही थी? नहीं बोल सकती ना, क्योंकि इनको भी मालूम है कि इनके बस का वहाँ पर बात करना नहीं है, वहाँ नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग कह रहे हैं, लोग अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस लोकतंत्र की भी एक सीमा कांग्रेस में होनी बेहद ज़रूरी है। पिछले 11 साल में, 12 साल में, 13 साल में, 14 साल में, 15 साल मान लीजिए आप, ये जो कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है ये बहुत भारी पड़ रहा है पार्टी के लिए। कितने ही पत्रकारों को आपने सुना होगा कि कांग्रेस में सब चलता है। कांग्रेस में आप अपने सर्वोच्च नेता को गाली देते हो, उसे भी टिकट मिल जाता है। कांग्रेस में आप खुलेआम पार्टी हाईकमान के निर्देशों की अवहेलना करते हो, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये भी कांग्रेस का ही लोकतंत्र है। और जो कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं उन्हें माफ कर देती है, ये भी कांग्रेस का ही लोकतंत्र है। अच्छा है लेकिन खतरनाक है। इसी लोकतंत्र के रवैये की वजह से अन्ना हजारे जैसे लोग पैदा हुए थे। अगर कांग्रेस का ये लोकतंत्र लचर तंत्र ना बन गया होता तो अन्ना हजारे नहीं होते। अन्ना हजारे जैसे नहीं खड़े होते तो यूपीए सरकार नहीं जाती। यूपीए सरकार नहीं जाती तो आज ये जो फोर्स इस देश में सत्ता चला रही है ये नहीं होती। कहीं ना कहीं हर चीज़ जुड़ जाती है कांग्रेस के इंटरनल लोकतंत्र के साथ। आप पार्टी के खिलाफ जाके बगावत कर देते हैं, आप पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे देते हैं। राहुल गांधी पार्टी के जो आपके सबसे बड़े नेता हैं, जो आपका झंडा लेके चल रहे हैं, वो एक रास्ते पर चलते हैं, वो एक मुद्दा लेकर चलते हैं। पार्टी का कोई नेता दूसरी तरफ की जो है बयान दे देता है और गोदी मीडिया और सारा टूल केंद्र उसको खींच के कहीं से कहीं ले जाता है। लेकिन मजाल है कांग्रेस के लोकतंत्र के अंदर ऐसे नेताओं से कोई सवाल भी पूछता हो। शशि थरूर, पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी, सैम पित्रोदा, अखिलेश प्रसाद सिंह, ताज़ा ताज़ा कृष्णा अल्लावरू, कितने ही उदाहरण हैं, कितने ही उदाहरण हैं। क्या इन सब से अब तक शो कॉज नोटिस भी इन्हें दिया गया? केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव,
कितनी उंगलियां उठ गई, खास करके हरियाणा चुनाव को लेकर। लेकिन शो कॉज नोटिस तो छोड़िए, ओवर टाइम हो चुका है उनका अपने पद पर बैठे हुए, उनका कार्यकाल कब का पूरा हो चुका है, वहाँ तक से नहीं बदला गया। तो फिर ऐसे ही, चाहे वो किरण मजूमदार शाह हो, चाहे वो मूर्ति परिवार हो, या फिर इनके देखा देखी और बहुत सारे लोग जो आज इतनी हिम्मत कर बैठते हैं कि राहुल गांधी को आतंकवादी कह देते हैं, इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी कहते हैं, गांधी परिवार की लेकर जो अभद्र कमेंट करते हैं वो तो छोड़िए, नेहरू के बारे में जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो हिम्मत इसीलिए हुई कि वो जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर सब चलता है एटीट्यूड जब तक है, तब तक कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए जो सच्चे कांग्रेसी हैं या जो सच्चे कांग्रेस के समर्थक हैं, वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस अन्ना हजारे वाली गलती फिर कर रही है, उससे सीखा नहीं है, और अगर नहीं सीखोगे तो फिर से कहीं अन्ना नाम का गन्ना खेत में खड़ा ना हो जाए। नमस्कार।